नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर गुरु का जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके बारे में। गुरु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। सबसे अगर हम किसी एक ग्रह की बात करें जो सबसे ऑस्पिशियस है तो वो एक गुरु है। अगर हम सारे ग्रहों को देखते हैं उनमें से सबसे नैसर्गिक जो ऑस्पिशियस ग्रह है तो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी वजह से उनका जो गोचर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपकी कुंडली में तो वो पंचम के स्वामी हैं। पंचम मतलब जीने का मकसद, पूर्व पुण्य, क्रिएटिविटी, बच्चे, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट और इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होता है वो सब उसको कंट्रोल करते हैं घर के स्वामी के रूप में। इसके अलावा वो कारक हैं दूसरे भाव के, मतलब धन के, पैसे के, समृद्धि के, संपन्नता के, परिवार के। नवम भाव के कारक हैं। नवम भाव आपका भाग्य, आपका फॉर्चून, आपका लक, आपकी उच्च शिक्षा, आपके गुरु, आपका धर्म। कई बार आपने सुना होगा तो ईश्वरीय कृपा थी, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति को खरोंच भी नहीं आई तो समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। तो वो ईश्वरीय कृपा मानिए या ब्लेसिंग मानिए या ग्रेस मानिए, वो गुरु देते हैं, वो गुरु दिखाते हैं। इसके अलावा आपके मित्र, आपके बड़े भाई, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी जो इच्छा पूर्ति है, आपकी कामनाएं सच होंगी नहीं होंगी, आप कितने खुश रहेंगे, कितने त्यौहार, कितनी सुख संपन्नता रहेगी, सबको गुरु दिखाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उस नज़रिए से। 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल तक गुरु की ये करीब 5 अप्रैल तक इस तरह की पोजीशन रहेगी। वो नीच की राशि में रहेंगे पर शनि के साथ। तो ये चीज़ भी उनको बड़ा इंपॉर्टेंट बना देती है कि वो शनि के साथ हैं, मतलब शनि की दृष्टियों में भी गुरु का प्रभाव आएगा। इसके साथ साथ उनकी जो पकड़ है, उनका जो कह सकते हैं कि दृष्टि है वो राहु पर भी है। तो मतलब कुंडली के जो तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट ग्रह जो विशेष प्रभावी होते हैं गोचर में, शनि, राहु और गुरु, तीनों का एक कनेक्शन बन रहा है। तो ये जो महीने होंगे बड़े इम्पोर्टेंट होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस नज़रिए से ये गोचर हो जाता है। इसलिए मैं उसको अभी से बना भी रहा हूँ। तो क्या वो लेकर आएगा आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव ये ला सकता है, क्या हम सावधानी बरतें, क्योंकि हर गोचर का कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। तो उन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम उस एनर्जी का लाभ ले सकते हैं, उसको उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गुरु के साथ शुरुआत करेंगे कि गुरु देखिए आपके तृतीय भाव में है और शनि के साथ बैठे। ये जो भाव है ये तृतीय भाव है और 10 नंबर जो है ये मकर राशि को दिखा रहा है। ये पहला भाव है। हर कुंडली में अगर आप अपनी कुंडली बनाएंगे, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो जो पहला भाव होता है ये पहला होता है। इसमें जो लिखी हुई राशि है, ये नंबर जो है वो राशि को दिखाता है। अब जैसे यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो ये आपकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक को दिखा रहा है। ये दूसरा भाव है। इसमें 9 नंबर है, धनु राशि को दिखाता है। 10 नंबर मकर राशि को दिखाता है। भाव ये तीसरा है, तो तीसरे भाव में मकर राशि है, उसमें शनि और गुरु हैं। ये चौथा भाव है और 11 नंबर इसमें कुंभ राशि को दिखा रहा है। ये 5वां भाव है। हर कुंडली में ये जो भाव होता है ये 5वां ही होता है। इसमें 12 नंबर मीन राशि को दिखा रहा है, मतलब आपके पंचम भाव में मीन राशि है। ये भाव छठा है और इसमें 1 नंबर जो है वो मेष राशि को दिखाता है। ये 7वां भाव है। ठीक पहले के सामने वाला जो भाव है ये 7वां भाव होता है। इसमें जो 2 नंबर है ये उसमें लिखी हुई राशि को दिखा रहा है। तो 7वें भाव में वृषभ दूसरी राशि है, उसमें राहु बैठे हैं। इसी तरह ये जो भाव है 7वें के बाद सीधा इधर आते हैं, ये 8वां भाव है और इसमें जो 3 नंबर है ये यहाँ पर राशि को दिखा रहा है। 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि है। ये 9वां भाव है, भाग्य का भाव है और इसमें जो राशि है चौथी, ये चौथी राशि है, कर्क राशि है, कैंसर राशि है। ये 10वां भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, पद का भाव है, पोजीशन का, फेम का भाव है। उसमें 5 नंबर मतलब सिंह, लियो राशि है। ये 11वां भाव है, एकादश भाव है, इच्छा पूर्ति का, फ्रेंड्स का, बड़े भाई का और गुरुओं के उपदेश का भी ये भाव है। और उसमें 6 नंबर मतलब 6 नंबर की राशि वर्गो है। वर्गो है इसमें आपके एकादश भाव में वर्गो राशि है। ये 12वां आखिरी भाव है जिसमें कि 7 नंबर की तुला या लिब्रा राशि है। तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। गुरु दूसरे और
पंचम के मालिक हैं। दूसरे भाव से मतलब आपके धन के मालिक हैं, वाणी के मालिक हैं, आपकी फैमिली के मालिक हैं और पैसे के मालिक हैं, बैंक बैलेंस के मालिक हैं। और पंचम भाव से क्रिएटिविटी के मालिक हैं। आपके जीवन का जो मकसद है, आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज प्राप्त की, जो डिग्री ली वो तो चौथे से, पर उससे जो ज्ञान निकल के आया उसका भी मालिक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट से आपको क्या लाभ होगा उसका मालिक है। तो और बच्चों का मालिक है, फन का मालिक है, लव का मालिक है, लव अफेयर्स का मालिक है। वो जा रहा है तीसरे भाव में, तीसरे भाव में आ रहा है, तो धन का स्वामी भी आ रहा है। तो मतलब कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय। धन जो आएगा वो कम्युनिकेशन का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इन्वेस्टमेंट से भी जो लाभ होगा उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई, पड़ोसी, उनके सहयोग से भी धन आ सकता है। उनका सहयोग धन के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो आपके बच्चे आपको इनकम का सोर्स बन सकते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी बात हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। आपका जो कम्युनिकेशन होगा इस समय में वो पैसे के मामले में होगा, परिवार के मामले में होगा, क्रिएटिविटी के मामले में होगा। अपना जो बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके मन में बात चलती रहेगी बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, धन के बारे में। ये आपका मेन कंसर्न रहेगा इस समय में, क्योंकि ये सारी जो भाव कहाँ, ये सारी बातें कहाँ जानी, पराक्रम में आ रही हैं। सिर्फ बातें नहीं, पराक्रम भी काफ़ी होगा धन के लिए, बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी के लिए हो सकता है। आपका जो मेन कंसर्न होगा इसके ऊपर आपका पराक्रम इन महीनों में रहने वाला है। इसके साथ साथ जो गुरु की दृष्टियां हैं वो भी हमें देखनी होंगी। यहाँ बैठ के जो गुरु हैं उनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पर आ रही है, और वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव किस चीज़ का है? शादी का, विवाह का, कॉन्ट्रैक्ट का। शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके यात्राओं का भी है, बिजनेस का है, फेम का है, मास फेम जो मिलती है, पब्लिक, प्रजा, जो सारी वो मतलब बहुत बड़ा जो फेम होती है, मीडिया इंडस्ट्री, जो इस तरह का जो काम होता है जिसमें आदमी को फेम ज़्यादा मिलता है, स्टार्स हो गए ये सब, तो उसके लिए भी सातवां भाव, उसमें राहु बैठे हैं, मतलब फेम को बढ़ाएंगे। और पर रिलेशनशिप के लिए राहु थोड़ा दूरी लाने की कोशिश करेंगे आपस में। हालांकि गुरु की उस पर जो दृष्टि है ये बताती है कि किसी फॉरेनर से प्यार, लव अफेयर, शादी, विवाह के चांसेस बनते हैं। मतलब आपके जीवन में कोई लड़का आ सकता है जो फॉरेन का हो, या बाहर का हो, या दूसरे रिलीजन का हो, दूसरे धर्म का हो। फॉरेन का मतलब हमेशा दूसरा कंट्री नहीं होता, वो इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, या आपसे ऊपर वाली कास्ट की मैरिज हो सकती है। धर्म, स्टेट, किसी भी तरह का कोई बड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम बोल देते हैं कि फॉरेन हो गया एक तरह से। कई बार वास्तव में आजकल तो कॉमन हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फॉरेनर के थ्रू भी आपको लाभ हो सकता है, उनसे बिजनेस भी हो सकता है। पार्टनरशिप सिर्फ शादी में नहीं होती, बिजनेस पार्टनरशिप की बात भी यहाँ पे हो रही है। उन चीज़ों से, फॉरेन चीज़ों से ज़्यादा फायदा होगा। दूसरे लोगों से पार्टनरशिप होने का ज़्यादा चांस यहाँ पर गुरु बना रहे हैं। शादी विवाह की जो है वो बना रहे हैं, योग बना रहे हैं। जैसे कुछ लोग अपनी लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए, अपने यहाँ अरेंज मैरिज होती है इंडिया में, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो चांसेस जो बन रहे हैं, तो वो चांसेस बनेंगे, बहुत तगड़े चांसेस बनेंगे 20 नवंबर से लेके आपके अप्रैल तक। इसके साथ साथ गुरु की जो दूसरी दृष्टियाँ हैं नवम भाव पर आ रही है, भाग्य के भाव पर आ रही है, फॉर्चून के भाव पर आ रही है, पिता के भाव पर आ रही है, हायर एजुकेशन के भाव पर आ रही है। मतलब आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है। अगर आपकी एज है, आपकी दशा महादशा सही चल रही है, तो आप कहीं दूसरे स्टेट में किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, बड़ी हायर जो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो चांसेस है कि आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इस तरह के बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा पिता के साथ रिलेशनों में सुधार होगा, या फिर पिता की जो स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ ना कुछ पिता वाला जो भाग है इसमें कुछ बड़ी घटनाएं होंगी, अच्छी घटनाएं होंगी। अगर आप फिलोसोफर हैं, पंडित जी हैं, टीचर हैं, और खासकर की यूनिवर्सिटी में, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लाइफ कोच हैं, आप बैंक में हैं, आपका काम जो है गोल्ड से रिलेटेड है, इस तरह का कुछ काम है, तो उसमें कुछ लाभ होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। क्योंकि गुरु एक तो कारक हैं, और वैसे भी वो यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है, और वैसे भी ये ज्योतिष में एक
तथ्य है कि गुरु शनि जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव को देखते हैं उनसे संबंधित बड़ी चीजें होती हैं। तो दोनों के ही दोनों भाव एक तो यात्राओं के हैं, ये तीसरा भाव आपके पड़ोसी और बड़े भाई का भी है। बड़े भाई का नहीं, माफ कीजिएगा, छोटे भाई का, पड़ोसी का, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका, छोटी बहन का भी है, ऐसा नहीं है भाई का, ये दोनों का है। अब इसमें जो गुरु आए हैं पंचम के और नवम के स्वामी, चतुर्थ का स्वामी भी यहाँ पे आया हुआ है एक तरह से देखा जाए तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होगा, पर वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बीच में होगा जिन्हें आप जानते हैं, जो आपकी फैमिली के हैं, आपकी माता हैं, आपके भाई हैं, आपके क्लोज पड़ोसी हैं। बहुत ज़्यादा ओपन आप कम्युनिकेशन कम करेंगे इस महीने में। हालांकि अगर आप करते हैं तो ये सीधा भाग्य को देख रहा है, मतलब जरूरी है कोई किसी काम को बनाने के लिए, करने के लिए बाहर निकलना, बातें करना, यात्रा करना, कम्युनिकेशन करना, ये जरूरी हो जाता है इसका लाभ लेने के लिए, भाग्य का लेने के लिए। संसार कर्म प्रधान है, संसार कर्म प्रधान है, जो कर्म करता है उसी को मिलता है। इसी बात पे का छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ज्योतिष को समझने के लिए वास्तव में वो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप ज्योतिष की मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। एक बार की बात है, एक राजा को 2 बाज गिफ्ट मिलते हैं, बाज, बहुत खूबसूरत बाज। उस राजा को शौक रहा होगा, राजाओं के शौक होते हैं अपना, तो बाज देखकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत बाज हैं, क्या पंख हैं, क्या उनके जो नाखून हैं। उस प्रेमी रहा होगा बाज का, तो उसको फिर वो अपने अपने वजीर को या अपने मंत्री को दे देता है कि मंत्री जी इनको सिखाइए उड़ना, कलाबंदी करना, 3 महीने बाद मिलते हैं। मुझे बाज बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी है, बाज बने, नस्ल तो बहुत अच्छी है। वो कहता है हाँ जी, ऐसे बाज तो मैंने भी नहीं देखे, बहुत ज़बरदस्त बाज हैं, ठीक है मैं इनको ज़रूर सिखाऊंगा, 3 महीने बाद मिलते हैं। तो 3 महीने बाद जब वो मिलते हैं राजा और उसका मंत्री, तो राजा पूछता है मंत्री से, भाई क्या है, कैसा है, कैसे हैं मेरे बाज, वो खूबसूरत बाज कैसे हैं, वो तो बहुत अच्छा उड़ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत बाज थे। कहता बात तो आपकी सही है, ऐसे बाज तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, इतने खूबसूरत, इतने मतलब बड़े, बहुत अच्छे तगड़े। पर एक बात है महाराज कि एक बाज तो बहुत ही अच्छा है, उड़ता भी है, कलाबंदी खाता है, सब समझता है। दूसरा बाज भी बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत तगड़ा है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है, पर करता कुछ नहीं है। तो महाराज ने कहा ट्राई कीजिए। महाराज ने कहा कि भाई आप तो स्पेशलिस्ट हैं, राजाओं के यहाँ तो भाई स्पेशलिस्ट होते थे हर चीज़ के, आपका तो काम ही है, आप तो बहुत इसको जानते हैं, तो आप ट्राई कीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो उड़े। राजा को बड़ा लगाव था, तो मंत्री ने सोचा यार उड़ाने तो पड़ेंगे, नहीं तो राजा नाराज हो जाएगा, और राजा अगर नाराज हो जाए तो पता नहीं क्या करा दे राजाओं का कोई भरोसा नहीं। तो बेचारे ने बहुत कोशिश की, पर वो बाज उड़े ही ना, सुने ही ना। तो फिर उसने कहा 3 महीने बाद फिर से राजा ने जब पूछा कि महाराज आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि राजा से डर रहता था, राजा कुछ भी करा देते थे। तो पर एक बाज तो उड़ता है, कलाबंदी खाता है और सभी बातें मानता है, दूसरा बाज खाता है, पीता है, तंदुरुस्त है, सब कुछ है, सब मैंने चेक किया उसका, वो स्पेशलिस्ट था, हर कुछ हर चीज़ उसके पास है, पर उड़ता है ना सुनता है। उसने कहा ठीक है भाई, पर बाज तो उड़ाने पड़ेंगे। तो अब फिर महाराज ने कहा तो ऐसा करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो पूरे जो राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी इन बाजों को उड़ाएगा, इस बाज को उड़ाएगा, मेरा प्रिय बाज, तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो ऐसा ही ढिंढोरा पिटवाया गया। अब सब लोग जानते थे कि भाई राजा है, ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में बहुत लोग राजी हो जाएंगे। सबको पता था कि अगर नहीं उड़ा तो फिर राजा जी कुछ और भी उड़ा सकते हैं। तो पर फिर भी एक आदमी तैयार हो गया, ये जानने के बाद भी कि इतना राजा का मंत्री जो जानने वाला है वो नहीं उड़ा पाया। उसने कहा कि मैं उड़ा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब मैं ट्रेनिंग दूंगा तो सिर्फ मैं और बाज रहेंगे, कोई रहेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, जब वो उड़ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो राजा ने सोचा, फिर कहा ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। 7 दिनों बाद ही, सिर्फ 7 दिन बाद ही वहाँ से जो है एक तरह का समाचार आया कि आप ले जा सकते हैं बाज, अपना उड़ रहा है। वो गए तो देखा बाज तो वास्तव में उड़ रहा है और कलाबंदियाँ खा रहा है। तो राजा और मंत्री हैरान कि भाई ये चमत्कार कैसे हुआ। तो फिर राजा ने पूछा कि भाई कैसे हुआ ये चमत्कार। तो कहा महाराज आप पहले मुझे आप माफ़ करें, मतलब अभय दीजिए,
ऐसा है कि तब मैं बताऊंगा। महाराज ने कहा आप बताइए बस चमत्कार कैसे किया। बहुत आदर से उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी गई और बड़ा सम्मान किया गया। तो उसने बताया महाराज मैंने इस बाज को बहुत ऊंचाई पे छोड़ दा, बहुत ऊंचाई पे एक टहनी थी, पेड़ था वहाँ, और फिर नीचे घाटी होगी, कुछ इस तरह का कुछ रहा होगा, मतलब ऊंचाई से बैठा के, और फिर मैंने क्या किया, मैंने उस टहनी को काट दिया, मैंने उस टहनी को काट दिया। मैं कहा अच्छा कि फिर वो पहले तो गिरा, पर फिर जब उसको दिखाई दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर उसने उड़ा, फिर उसने अपने पंख खोले। जब पंख खोले था तो बाज फिजिकली फिट था, स्ट्रांग था, तो उसने तो उड़ने लगा। अब फिर बाज है, फिर तो उसने कलावा दिया खाई, भाई एबिलिटी तो उसके पास थी, बस उसने पंख ही नहीं खोल रहा। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो जहाँ था उसमें इतना कह सकते हैं गुम हो गया, उसमें इतना रम गया कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। तो बहुत बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कुंडली अच्छी होती है पर हम अपने पंख ही नहीं खोलते। अब जब पंख ही नहीं खोलेंगे, उड़ेंगे ही नहीं, और फिर कहेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और इस बात से भी आपको ये समझ में ना आया हो, कुछ लोग जो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छी कुंडली हो तो होता है भाई। रियल एग्जाम्पल देखिए, आप इंडिया का इतिहास देखिए या किसी देश का भी इतिहास देखिए, पिछले 30-40 साल पीछे जाइए कि हमारे इंडिया में जो स्त्रियां थी उन्हें एजुकेशन कुछ खास नहीं देते थे, सिर्फ पढ़ाई के लिए। ना तो वो गाड़ी चलाती थी, ना वो बाइक ही चलाती थी, ना वो इंजीनियर बनती थी, ना वो डॉक्टर बनती थी, ना वो टीचर बनती थी, ना वो साइंटिस्ट बनती थी, ना वो स्पोर्ट्समैन बनती थी, ना वो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करती थी, ना वो बैडमिंटन खेलती थी, ना वो चेस में पार्टिसिपेट करती थी, ना वो क्रिकेट खेलती थी, ना वो साइंटिस्ट बनती थी, ना वो एरोप्लेन उड़ाती थी। क्यों? क्या उनकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होते थे जो बैंक में नहीं जाती थी? क्या वो उनकी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं होते थे कि वो सर्जन नहीं बनती थी, अच्छे स्पोर्ट्स में नहीं जाती थी? क्या उनकी कुंडली में दूसरे ग्रह नहीं होते थे, राहु अच्छे नहीं होते थे जो वो डिटेक्टिव नहीं बनती थी? क्यों? होते होंगे ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया में तो नहीं होते थे और दूसरे देशों में सब स्त्रियों के, आपका मंगल भी अच्छा बन रहा है, वो सर्जन भी बन रही है, उनका गुरु भी अच्छा बन रहा है, वो टीचर भी बन रही है। ऐसा तो नहीं होता होगा। रियलिटी में तो यही है कि ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि उड़ती ही नहीं थी, उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। अब क्या हुआ? अब क्या सब ग्रह अच्छे हो गए कि अब टीचर भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, लॉयर भी बन रही हैं? ऐसा नहीं हुआ है। अब उन्होंने उड़ना सीख लिया है, अब उन्होंने पंख फैला लिए हैं या उन्हें पंख फैलाने की अनुमति दे दी गई है। दोनों ही चीज़ें हैं। कभी कभी तो व्यक्ति खुद ही नहीं फैलाता और कभी कभी उसकी कंडीशन ही ऐसी होती है। तो कुंडली को दोष ना दें। कई बार जिस तरह करोड़ों लाखों स्त्रियां बिना एटमॉस्फेयर के अभाव में अच्छी कुंडली रहते हुए भी किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं गई, उसी तरह हम में से बहुत से लोग अच्छी कुंडली होने के बावजूद अगर प्रयत्न नहीं करेंगे, अगर अपनी एबिलिटीज को समय पे यूज नहीं करेंगे, सही रास्ते पे यूज नहीं करेंगे, तो उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्योतिष पे भरोसा करें, पर ज्योतिष आपको कर्म पे भरोसा करना सिखाता है, भाग्य पे नहीं। ये ज्योतिष का असली लेसन है। खैर, इसके बाद हम दृष्टि देख लेते हैं फटाक से। हमने 5वीं दृष्टि देखी कि शादी विवाह इस सब का चांसेस बना रहा है, फॉरेन के साथ खासकर। सामने जो पिता के भाव पर जो दृष्टि है वो भाग्य के कारण कुछ बड़ी घटना को दिखाती है, पिता के ट्रांसफर को दिखाती है, पिता के पास धन आने को दिखाती है, आपकी बड़ी उच्च शिक्षा को दिखाती है, कोई बुक पब्लिश करने को दिखाती है, राइटिंग से रिलेटेड जो लोग राइटर हैं, लेखक हैं, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ट्रांसफर से रिलेटेड किसी तरह का काम है, तो उनके लिए कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है वो नवम दृष्टि 11वें भाव पर, एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर है। तो लाभ हो सकता है, किससे हो सकता है? बड़े भाई से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, और फेम मिल सकती है, कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इच्छाएं तो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि किसी की इच्छा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, या मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, या मेरे जीवन में कोई प्रेमी आए, प्रेमिका आए, या हमारे घर में कोई नन्ही परी आए या नन्हा बच्चा आए, तो कुछ भी इच्छा पूरी हो सकती है। एकादश भाव को गुरु देख रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, और कुछ लोगों की तो जरूर होंगी। अब कुछ लोगों की क्यों? क्योंकि जिनकी दशा महादशा अच्छी होगी,
पहले तो योग होगा कुंडली में, उसके बाद उनकी दशा महादशा होगी, उसके बाद अगर गोचर से मैच होगा तो रिजल्ट आएगा, है ना। इसके बाद हम शनि की दशा, शनि की दृष्टि देख लें, क्योंकि शनि की दृष्टियों में भी अंतर रहेगा जब वो गुरु के साथ होंगे। शनि की बात करें तो शनि का तृतीय भाव में गोचर हर तरह के सुख लाभ देने वाला होता है। अब वो मार्गी भी हैं, डायरेक्ट हैं, तो और भी अच्छा फल देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो गुरु से मिले हुए शनि की दृष्टि है, आपको बुद्धि को सही रास्ते पर चलाएगी। आप चीज़ों को, तथ्यों को ढंग से देख पाएंगे। आपकी जो नज़रिया है उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। आप मक्खी की तरह नहीं होंगे कि शरीर में सिर्फ जहाँ घाव है, मतलब समस्या में जहाँ नेगेटिविटी है उसको देखें। आप उसके आसपास वाली पॉजिटिविटी को भी ध्यान में देंगे और उस अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, क्योंकि कमी तो हर चीज़ में होती है, हर इंसान में होती है, हर जगह में होती है, हर प्रोजेक्ट में होती है, हर कंट्री में होती है। पर अगर आप उसी कंट्री को उसकी सिर्फ कमी से जानेंगे तो क्या आप उसको पूरा जानते हैं? नहीं जानते हैं। और अगर पूरा नहीं जानते हैं, सिर्फ एक पार्ट के ऊपर आप अगर कोई अपनी राय देना चाहते हैं, तो क्या आपकी राय सही है? नहीं है। तो पूरे को देखिए और जहाँ तक है पॉजिटिविटी को देखिए और नेगेटिविटी को इग्नोर मत कीजिए, उसको किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पर पॉजिटिविटी को, अच्छी चीज़ों को भूले बिना, व्यक्ति में भी, देश में भी और दुनिया में भी। इसके बाद आप शनि की जो सीधी दृष्टि हम उसकी बात कर चुके हैं, दोनों की। शनि की जो दसम दृष्टि है, ये 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो कुछ खर्चा ला सकती है, खर्च आ सकता है, यात्राएं करा सकती है, कुछ हॉलीडेज वगैरह पर जाने का प्लान बन सकता है, या किसी चीज़ पे खर्च आ सकता है। शनि की जब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी पड़ रही है, तो लड़ाई झगड़े, रोग, ऋण, शत्रु से बचें, क्योंकि ये जेल का घर है, ये मंदिर का घर है, ये वैराग्य का घर है, ये सैया सुख का घर है, ये बैड प्लेजर का घर है, ये छुपे हुए दुश्मनों का घर है, ये ऐसी चीज़ों का घर है जो सामने नहीं दिखती हैं। तो कई बार अगर जन्म पत्री में ऐसा कुछ योग हो तो लोग कुछ जेल वेल भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है जाएंगे तो बहुत कम लोग, क्योंकि ना तो हर किसी की कुंडली में ये योग है, उसके बाद ना ही किसी की शनि राहु की दशा चल रही है, उसके बाद भी अगर चल भी रही है तो कितना स्ट्रांग योग है, ये वाली बात है। और ग्रह कहाँ पर हैं, पर हाँ थोड़ा सा है तो सावधान जरूर रहें। ये आपका मन वैराग्य की तरफ भी ले जा सकता है। वैराग्य का मतलब होता है कि मौत के बाद क्या होता है, असली क्या है जिंदगी, ये वो जो हम जी रहे हैं या फिर ये सब नकली है। जब हम सोते हैं तब तो ना तो मन होता है, ना शरीर होता है, ना विचार होते हैं, आत्मा होती होगी। तो इसका महत्व कितना है, असली लाइफ क्या है, जिंदगी के बाद क्या होता है, मौत के पहले क्या था, मतलब जिंदगी थी मौत से पहले, पर उससे भी पहले कहाँ थे हम, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, चक्कर क्या है। तो ये जो अकल्ट है, ये जो गूढ़ ज्ञान है, जो आत्मज्ञान कहते हैं जिसको, कुछ लोग इसको कुछ और कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, इनलाइटमेंट कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, कुंडली का जो ज्ञान है, चक्र मेडिटेशन है, इन सब की तरफ ध्यान ले जा सकते हैं शनि। वैराग्य की तरफ, पर एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं, सेक्सुअल प्रेजर की तरफ भी ले जा सकते हैं, नशे की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों से तो बचना है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी वो एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत अगर उसे आप पढ़ेंगे तो उससे आपका केतु भी अच्छा रहेगा और आपको सेल्फ आइडेंटिटी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि राहु केतु का जो ट्रांजिट है उसमें केतु प्रथम भाव में है। और ऐसे में गणेश जी की पूजा करना, थोड़ा बहुत अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, चक्रा मेडिटेशन, जीवन का क्या उद्देश्य है, विवेकानंद का राजयोगा, ये सब चीज़ें, योग अभ्यास, हठ योगा, समाधि, इन सब का थोड़ा अभ्यास केतु के लिए अच्छा होता है। जिनके लग्न में केतु होते हैं उनको अगर ऐसा अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। लग्न में केतु होने पर नज़र भी व्यक्ति को लगती है, ज़्यादा लगती है नज़र। तो ऐसे अगर किसी के लग्न में केतु है तो कभी कभार नज़र उतारने लेने अच्छी बात है। और नज़र उतारने का एक और तरीका है, अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहें और गणेश जी की पूजा करते रहें। क्योंकि जब फियर में आप होते हैं, जब आप नेगेटिविटी में होते हैं, तब अक्सर नज़र वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं। और उसको रहने का तरीका ये कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, हर रात, हर सुबह, मतलब सोने से पहले, उठने के बाद, दिन से पहले, तो अपनी हैबिट में लाएं। जिस तरह हम खाना खाते हैं 3 वक्त, उसी तरह हमारे माइंड्स को भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छी थॉट्स चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। अगर आप अच्छे विचार नहीं लाते हैं तो बुरे विचार तो अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे कि गार्डन होता है ना, बगीचा होता है,
अगर आप उसमें आप गुलाब नहीं उगाएंगे तो खरपतवार तो अपने आप उगाएगा, उसे उगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही अच्छी चीज़ों का, अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। और बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं तो अपने आप होने लगती हैं। बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। कुछ ना करो मतलब कुछ ना कुछ टूट रहा है। तो ये हमने देखिए शनि की बात की, गुरु की बात की, राहु की बात की, केतु की बात की। अब राहु में ये नहीं है कि राहु सिर्फ गलत देंगे, राहु यहाँ से आपका लाभ भी करा सकते हैं, अचानक से लाभ करा सकते हैं, लॉटरी लगवा सकते हैं। इसके अलावा मैरिज लाइफ के रिलेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस भाव से छठे होते हैं उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 धन पैसा आ सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। इस भाव से 11 में है, भाग्य भी थोड़ा बहुत साथ देगा, ऊपर से गुरु सुनु की दृष्टि भी पड़ रही है, मतलब भाग्यवश कुछ चीजें होंगी। पराक्रम भी साथ देगा, पोस्ट भी मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है। तो राहु बहुत कुछ अच्छा भी दे रहे हैं, पर रिलेशन को टच कर रहे हैं। एक तो रिलेशन वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये 8वां जो भाव है ये कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बदनामी, जो चीज़ें अनलॉफुल हैं उसकी तरफ भी राहु ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपने सुना वो मौन का, लेवेंस्की का था, उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट क्लिंटन कितने डिसफेम मिल गया था उनको थोड़े दिन के लिए, कुछ भी ऐसा। और अष्टम से रिलेटेड चीज़ें, यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते वक्त उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई पैतृक संपत्ति वगैरह उसका कुछ चीज़ है तो उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा ना मिले या उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। पर कितनी सारी अच्छी चीज़ें भी राहु लाएंगे, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। राहु की जो दृष्टि है वो गुरु पर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को वो लाएंगे कैसे। राहु क्या करते हैं, राहु शक लाते हैं, राहु क्रिटिकलिटी लाते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करना चीज़ों को। राहु कंप्लेन सिखाते हैं हर चीज़ में, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। इन चीज़ों को आपके अंदर लाते हैं, आपको खुद नेगेटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं। राहु रोना सिखाते हैं हर चीज़ में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत कुछ है उसकी बात ही नहीं करेगा आदमी, जो नहीं है उसी की बात करेगा। तो ये राहु लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से खुद ही आपको अनचाहे ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम की तरफ ले जाएंगे। हालांकि आदमी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है दिल से, बस राहु ने थोड़ा उस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान करेंगे, राहु नशे की तरफ ले जाते हैं। अब नशा किसी गलत चीज़ का भी होता, अच्छी चीज़ का भी होता, तो अच्छी चीज़ की नशे की तरफ राहु ले जाने में उतनी सहायता नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अच्छी चीज़ों के लिए तो मेहनत करनी होती है, सीखना होता है, प्रयत्न करना होता है और ध्यान रखना होता है, तब होती हैं, और वैसी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। तो ये आपको सीखना होगा, कॉन्शियस रहना होगा, खुद जान पूछ कर अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा, आदत डालनी होगी, कर करके और सीख के। गोल होगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके दिल से कोई चीज़ चाहिए तो फिर आप उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर बस में भी चढ़ते हैं तो टिकट का पता होता है कहाँ जाना है, और लाइफ में अगर यही पता ना हो कहाँ जाना है तो दिक्कत आती है। अगर गोल नहीं मिला है तो मिलाइए, पता कीजिए, आप ही का काम है, आप ही उसको ढूंढ सकते हैं सबसे अच्छा। अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन में जाइए, 5-10 मिनट बैठिए, आराम से सोचिए क्या आप करना चाहते हैं वास्तव में, दिल से आपकी क्या इच्छा है, उसके लिए आगे बढ़िए और फिर देखते हैं कैसे सफलता नहीं मिलती है, जरूर मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है कि 3 साल तक, अगर शास्त्रों में लिखा है, आदमी बहुत मेहनत करे किसी चीज़ के लिए तो रिजल्ट मिलने लगते हैं। कुंडली खराब हो तब भी, अगर बिल्कुल ही वही कोई हिटलर हो, बहुत ही श्रापित कुंडली, तो बात अलग है, नहीं तो 3 साल तक अगर दिल लगा के मेहनत करे लगातार तो रिजल्ट आने लगते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग 3 दिन भी मेहनत नहीं करते हैं और रिजल्ट नॉर्मली चाहते हैं, या फिर कब करते हैं, जब एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, या फिर जब आप साल के एंड में जब कुछ सब फिनिश करना है। ऐसे नहीं चलता भाई, लगातार 3 साल मेहनत करके देखिए किसी प्रोजेक्ट पे। मेहनत का मतलब नॉट ओनली फिजिकल, सोच समझ के, लोगों की राय लेकर, हर चीज़ को देखकर, उसके बाद जो मेहनत की जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट सामने ज़रूर आता है। तो ये था हमारा वृश्चिक के लिए, राशि और लग्न दोनों के लिए वीडियो है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपकी कोई सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।